लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सीधी सीधी बात है, वो वर्क डन। ठीक है, हमने वर्क डन निकाला था, तुम्हें याद होगा वो क्वेश्चन। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया था? अगर मैं आर लिखूं तो कोई दिक्कत है? कुछ भी लिख सकते हो डिस्टेंस को आप। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। आज हम क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हालांकि बेटा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है? लिसन, एक बात बताओ, पहला बच्चे याद थे, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट पी। पी पॉइंट पे आना है। पी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है, लेट इट बी हाउ मच? आर। सुनते रहना बेटा। सपोज यू आर एट पॉइंट ए एंड यू मूव अ लिटिल डिस्प्लेसमेंट। कितना मूव करा आपने बेटा? डी आर में कुछ वैसे लिख रहा हूं अपने पास से। क्या लिखा बेटा मैंने? डी। अगर मैं डी एक्स लिखूंगा तो इस पॉइंट की दूरी क्या बताऊंगा मैं? एक्स बताऊंगा। तो इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स इस मास की वजह से इस मास पे काम कर रही है? आपने कहा अर्थ का मास कैपिटल एम है, बॉडी का मास स्मॉल एम है, फोर्स इक्वल टू कितनी? डी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अर्थ ने इसको बुलाया कि इधर आ, तो जरा सा वर्क डन करा बेटा। कितना वर्क डन करा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुनते रहना आराम से, कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर। व्हाट इज एफ? यू आर राइटिंग एज जी एम एम अपॉन, साथ में क्या है बेटा? ये नन्नू सा वर्क डन, टोटल वर्क डन। कहां से चले हम बेटा? कहां से आ रहा है? कहां पहुंचना है? पी पर पहुंच रहे। तो तुमने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। दोनों डिस्टेंस मार्क कर दिए कि जो एक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी है? कहां तक जा सकता है एक्स? हमें कहां आना है? वापस पी। तो एक्स उकड़ के कितना हो जाएगा? मैक्सिमम कहां था? हम कहां से चले? इंफिनिटी। कहां पहुंचे? पी का डिस्टेंस आ रहा है। तो ये लिमिट हो गई सीधी सीधी। जो dx यहाँ पे इंटीग्रेशन का पार्ट लिखा होता है ना कि इसको इंटीग्रेट करना है, उसको मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लो, वही लिमिट होती है बस। सो यार तुमने लिख दिया इट इज जी एम एम, साथ में कौन है? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो कांस्टेंट है उसे बाहर रख दो बेटा। क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर। कौन है कांस्टेंट? जी एम एम। इंटीग्रेशन किसका? फ्रॉम इंफिनिटी टू, साथ में कौन है? बेटा आपको आता है ये सब में सेम इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन ये सेम इंटीग्रेशन होगी। लिमिट लगाओ बेटा, लिमिट लगाओ जल्दी से। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1 अपॉन -1। ये बार बार यही है बेटा, कुछ नहीं। पूरे ग्रेविटेशन में सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। कभी x की जगह r चल रहा होगा, कभी x चल रहा होगा, बस तुम देख लेना जो यहाँ बैठा है वही चीज होनी चाहिए। बस इतना करना है। तो आपने लिमिट लगा, -1 को आपने बाहर ले लिया। इट इज जी एम एम। ये क्या हो गया? 1/x। लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब मैं लिमिट लगा रहा हूं बेटा, माइनस जी एम एम 1/x मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। बचा क्या? जी एम एम अपॉन आर। बेटा यही तो बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, यही तो बात की थोड़ी देर पहले। हर बार सेम चीज है। मुझे क्या करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट मास। बोले तो नहीं हो? वर्क डन पर यूनिट मास। क्यों हीरो? तो वर्क डन पर यूनिट मास कैसे निकालोगे तुम? यहाँ पर जो मास वहां से लेके चली, उस मास का नाम क्या है? छोटा या बड़ा? कैपिटल स्मॉल? इस मास को लेके चले, ठीक है। तो इस मास का इतना वर्क डन आया, तो एक मास का कितना आएगा? यूनिट मास का कितना आएगा बेटा? बताओ शाबाश। एम मास का वर्क डन कितना आया बेटा? तो एक यूनिट मास का कितना आएगा? W/m। तो मैं दोनों तरफ मास से या तो डिवाइड कर दूं या इस मास को नीचे ले जाओ सीधा। क्या हो गया ये सीधा? WF इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन में आ रही है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट मास को हम क्या कह रहे हैं बार बार? कौन है ये? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल क्या है बेटा? मैंने लिख दिया, सिंबल क्या है? V। तो वर्क डन पर यूनिट मास हम जानते हैं। वर्क डन पर यूनिट मास तुम्हारे पास क्या है? वर्क डन पर यूनिट मास इज इक्वल टू V। तो इसको पूरे को मैंने लिख दिया क्या बेटा? V इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। अब मुझे बताओ इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किसका डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये यूनिट, अगर मैं इसी को यहीं पे यूनिट मान लूं यानी 1 मान लूं, तो ये वर्क डन क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन गया बेटा। यूनिट मास के वर्क डन को पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो तुमने डेफिनेशन लिखी थी वहां क्लासिफाई करते हुए दोनों को वापस आओ वहां पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा था। ठीक है बेटा, वहीं पे तुम लिख दो, उसी के नीचे एक लाइन और डाल दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में नीचे एक लाइन और डाल दो फॉर योर नॉलेज। ठीक है, उसके नीचे लिख दो ब्रैकेट बना के, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट
जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने लिखा है बेटा, वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मैंने लिखा यहाँ पर बेटा वर्क डन, इसके नीचे वर्क डन पर यूनिट मास इज इक्वल टू वी। इसी डेफिनेशन के साथ लिख दो बेटा इसको। इसकी यूनिट बताओ, पोटेंशियल की यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट क्या है? जूल पर केजी। जूल पर केजी। इसकी यूनिट है जूल पर केजी। ठीक है, यूनिट मैंने लिख दी वहीं, बस वहीं लिखना है, ये लास्ट लाइन है। यूनिट ऑफ वी इज जूल पर केजी। कोई डायमेंशन बताएगा इसके? वर्क डन के डायमेंशन होते हैं ml, नीचे क्या आ गया बेटा, क्या बचा? डायग्राम में सेम स्टेटमेंट है। बॉडी कहां से आ रही है? ये डायग्राम बनाया तुमने, ठीक है, बना लिया सबने डायग्राम, सबने बना लिया बेटा। इसके नीचे एक लाइन लिखो डायग्राम के नीचे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लाइन। The work done by the earth, the work done by the earth, work done by the earth in moving an object of mass small m. Sir, work done by the earth. In moving an object of mass small m from infinity to a point P, to a point P, ठीक है, distant small r, distant small r from the center of earth, distant small r from the center of earth. ठीक है बेटा, इसके नीचे लिखो the small work done, the small work done in displacing by dx, in displacing by dx is, यहाँ से आ जाओ बस, चाहो ये लिखो नहीं लिखो ऑप्शनल है। ये वर्क डन आ गया बेटा। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, क्या नाम था, चारू। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऊपर लिखी हुई है, चाहो तो लिखो या नहीं लिखो, बट यहाँ लिख लिया फोर्स, कॉपी कर दो बेटा बस। क्या अंदर सुनो बेटा, एक चीज हमने पढ़ी थी, सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट ना कई तरह के होते हैं वैसे यूजुअली। एक जो सैटेलाइट होते हैं जो कॉमनली यूज होता है कम्युनिकेशन में, मोबाइल में, टीवी में, ब्रॉडकास्टिंग में, इंटरनेट में, वो होते हैं तुम्हारे क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होता है बेटा वो? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते क्या है, जरा ध्यान से सुनो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जो अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेबल नजर आते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये दिल्ली है, दिल्ली का सैटेलाइट है ये रहा। तो जब अर्थ घूमेगी तो सैटेलाइट इसके साथ जाएगा, पोजीशन, उसकी पोजीशन कैसी नजर आएगी, स्टेशनरी। नाम क्या पड़ गया, ज्योग्राफिकली स्टेशनरी है, तो उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जब अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वही इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। कितना इसका टाइम पीरियड रिवोल्यूशन, 24 आवर्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन ये है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन ये है कि जियो स्टेशनरी एक तो स्टेशनरी है, पहली डेफिनेशन। दूसरी जियो है, दूसरी इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, 24 आवर्स। इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, अर्थ का रोटेशन बताओ। चलो अच्छा, अर्थ किस तरह घूम रही है, अर्थ का रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है? सोच के बोलना, सवाल पूछो कैसे। वेस्ट टू नहीं, ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा सुनो, इधर सुनो, ये अर्थ बेचारी मासूम सी, West to east. ठीक है, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है ईस्ट। ठीक है, सूरज कहाँ निकलता है पहले, ईस्ट से। ठीक है, सूरज जैसे निकलता तो अर्थ कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। सूरज तो अपनी जगह है भैया, तो अर्थ कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अब इस तरह से एनालाइज कर लो कि अर्थ कैसे घूम रही है। सूरज तो अपनी जगह है, अर्थ घूम रही है, तो अर्थ कैसे जा रही है, सन अगर ईस्ट से आता है तो अर्थ उल्टा जा रही है, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का। तो इसका मोशन भी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंटली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा जियो स्टेशनरी ज्योग्राफिकल इस प्लेन में लाई करती है। ये तुम्हारे पास अर्थ है, ये मैंने एक प्लेन पास किया, कहां से पास किया जरा बताना मैंने, इक्वेटर से। इक्वेटर से। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट लाई इन द इक्वेटोरियल प्लेन, उनको इक्वेटोरियल प्लेन में होना पड़ेगा। ठीक है, सुन ली मेरी बात, कहां लाई करेंगे, दे लाई इन द, चाहे किसी भी कंट्री का हो, दे मस्ट लाई या इट मस्ट लाई इन द इक्वेटोरियल प्लेन। जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर। सुन ली मेरी बात, इसका जो डिस्टेंस होता है अर्थ के सरफेस से ऑलमोस्ट कितना लिख दिया बेटा, बता दो 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। आई एम सेइंग 36,000 किलोमीटर।
मतलब बहुत much far. ये मतलब अर्थ से इतनी दूर है, ये अर्थ की रेडियस है, तो इससे तकरीबन कर ले तू 6 गुना, ठीक है। वहाँ है जियोस्टेरियो सैटेलाइट इतनी दूर, तो ऑब्वियसली नेकेड आई से ये वाला सैटेलाइट तो विजिबल होगा नहीं। ये पूरी अर्थ को देख रहा है, पूरी अर्थ को नहीं, आई मीन आधी अर्थ को देख रहा है। अर्थ घूमती रहेगी, कम्युनिकेट, ये तो अगर अपने पार्ट से कम्युनिकेट करेगा। अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या जब कम्युनिकेशन करते हो ना, फोन पे बात करते हो, तो ये सैटेलाइट यूज होते हैं। तो एक सैटेलाइट में दूर ना बना के यहाँ बना, एक ये ना सैटेलाइट, एक ये सैटेलाइट, एक ये सैटेलाइट, तो 3 सैटेलाइट सफिशिएंट है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिकेट करने के। लेकिन अब इससे ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज के सबके हैं। तो ये क्या करता है, ये नीचे भी बात करता है, उससे बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नीचे ही बात कर रहा है, इससे ऐसे ही है, सब आपस में बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा इंटरनेट भी इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी चैनल ब्लॉक हो जाए, तो एक सिंपल सी सर्किट होती है बेटा, उसको बस कमांड करनी होती है, तो वो रिवर्स होती, सिर्फ वही पर्टिकुलर चैनल या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सिर्फ वो ब्लॉक हो जाता है, बाकी सब चलते हैं। उस बात का नो सिग्नल, जैसे इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद कर दो, कुछ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास। कौन है सैटेलाइट की सारी इन्फो कमांड उनके पास है, तो वो किसी को भी स्टॉप कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, जियोस्पेस सैटेलाइट की कितनी प्रॉपर्टीज है? 4। कम्युनिकेशन में कौन यूज हो रहा है? जियोस्पेस। मोबाइल में, टेलीफोन में, इंटरनेट में, सब में जियोस्पेस। जो नीचे चलता है सैटेलाइट, जिसको मैंने कहा था रिमोट सेंसिंग, जो कहां से पार हो रहा है? पोलर से। तो पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं इनको। एक होते हैं इंक्लाइंड ऑर्बिट, Yes, sir. तो ये थोड़ा नियर होते हैं। ये कितना बताया अभी मैंने? 36 उसका कितना बताया था? 200 से 300. 200 से 300। तो वो इतना नीचे होता है, अगर वेदर क्लियर हो तो नेकेड आई से नजर आ जाए, इतना क्लियर। एक दिन में कितने राउंड लेगा वो? कोई बताएगा बच्चा? 14 अप्रोक्सीमेटली 14, क्या? ठीक है। एडिंग डालना। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ये एमसीक्यू होता है सीधा। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। दिस इज योर अर्थ, मास ऑफ द अर्थ इज m, ठीक है। ये ध्यान से सुनना बेटा, दो तरह से बात पूछूंगा मैं। दिस वन इज h, दिस वन इज r, दिस इज द सैटेलाइट व्हिच इज ऑर्बिटिंग, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैं इसकी टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें बताना साथ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो मुझे पता है, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, सही लिखा ना बेटा मैंने? m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कितना है पोटेंशियल एनर्जी? mgh। 0. अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी सिखाई, क्या? कौन में क्या? डिस्टेंस r plus h होल स्क्वायर। नो स्क्वायर स्क्वायर नहीं, r plus तो h। बेटा यहाँ आ जाएगा माइनस क्या? gmm upon r plus h। r प्लस h, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना बड़ा आसान है बेटा। gmm अपॉन r प्लस h, ठीक है। एक तो बात, जब भी कैलकुलेशन की या सॉल्व करने के आते हैं बेटा, मत डरो, गलत कर दो लेकिन डरो नहीं, कर दो उसको। अगर तुम्हारी ये गंदी आदत जिंदा रही ना, तो तुम कुछ करोगे नीट में। और अगर ये इंतजार में कोई एकदम टीम में समझ ले, अच्छा समझ में तो आ गया हमें, क्या जरूरत है, ये तुम्हारी भूल है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया बेटा, हाफ ऑफ m, व्हाट इज v? v कितना था बेटा, याद होगा? का अंडर रूट पे क्या था बेटा, क्या लगा दी मैंने? तो सब उड़ गया। बचा क्या, जरा ध्यान से देखो क्या बच रहा है। ये तुम्हारा आंसर है, तो माइनस gmm अपॉन, वेरी गुड, प्लस यहाँ क्या हो गया बेटा, gmm अपॉन क्या? R plus h. r प्लस इसके साथ में क्या है? 2, कॉमन क्या है बेटा? gmm upon r plus h। तो अंदर क्या बच रहा है? माइनस 1 प्लस हाफ। प्लस हाफ का मतलब यहाँ क्या Minus बचा? half। माइनस हाफ। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी r प्लस, ये टोटल एनर्जी है सैटेलाइट के सर, half साथ तो में क्या लगा। है? कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। अट्रैक्शन रिपल्शन? अट्रैक्शन। नेगेटिव मतलब? तो इसका मतलब अट्रैक्शन आ रहा है, माइनस आ रहा है, सैटेलाइट मस्ट रिमेन बाइंड टू द अर्थ। मैंने कहा था कि अट्रैक्शन मतलब अब वो बाइंड रहेगा सैटेलाइट। अगर ये बाय चांस पॉजिटिव आ जाता तो सैटेलाइट बाउंड नहीं रह सकता, भाग जाता। छूट जाता. भाग गया मतलब, ठीक है। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, दिस इज द इंफॉर्मेशन, कैन यू प्रेडिक्ट वेदर द सैटेलाइट और द ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स ऑर्बिट और नॉट। तो तुम एनर्जी चेक कर दो, पॉजिटिव आ गई चला गया, नेगेटिव आ गई इट विल रिमेन। अगर मान लो इस टोटल डिस्टेंस को मैं सीधा सीधा लिख देता तुम्हारे सामने क्या, R. तो यहाँ आंसर में क्या चेंज आता बेटा, माइनस जी एम अपॉन 2R. ये आंसर है। तो मेहनत करोगे कई जगह यूज होगा तुम्हारे 12th में। कंसेप्ट क्या,
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जरा सोच के बताओ, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई बेसिक चीज है जिसमें किसी चीज के चारों तरफ कुछ घूम रहा हो? दोबारा बोलना। मैंने कहा तुमने कहीं ऐसा कुछ सुना है कि एक पर्टिकुलर मास है जिसके चारों तरफ डिफरेंट पार्टिकल घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। सेम है, बिल्कुल Atom. सेम है वहां पर। एटम। जब तुम पढ़ोगे एटम न्यूक्लियर इन योर 12th क्लास, सेम स्टेटमेंट है बेटा और सेम आंसर। बस यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह चल रही होगी कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो तुम वहां भी देखोगे माइनस, नीचे क्या होगा? सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बी केयरफुल बेटा, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, लिख दो जल्दी से। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लिख ले, बाइंडिंग एनर्जी। बेटा एक बात बताओ, जैसे हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मुझे ये ऑब्जेक्ट तोड़ना है, सॉरी तोड़ना मतलब मुझे चेक करना है इसमें कितनी एनर्जी है। ठीक है, ये हमने कहा भाई चलो ठीक है आसान का हाथ तोड़ते हैं। हमने क्या करा, पकड़ के 2-4 लोगों ने घुमाना शुरू करा, कैलकुलेट करा किसकी कितनी एनर्जी। फाइनली एक एनर्जी पे आके टूट गया, तो हम कहेंगे कितनी एनर्जी से बंधा होता है? जितनी हमने लगाई, भाई वही तो उसकी एनर्जी है। तो यही बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट। एग्जैक्टली। लेकिन सैटेलाइट तो इतनी एनर्जी से बंधा हुआ है, तो मुझे इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी है? नहीं, ऑलमोस्ट कम से कम इतनी। तो आंसर यहाँ नेचर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन तोड़ के इस तरह फेंकना है कि दोबारा जुड़े नहीं, ये कहना जरूरी है बिल्कुल। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड प्लेस इट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट सो दैट इट विल नॉट कम बैक टू द सेम ऑर्बिट। यही तुम जब बढ़ोगे ना, उसमें बड़े होगे कि इसमें एटम न्यूक्लियर में एन इलेक्ट्रॉन हैज टू रिमूव या न्यूक्लियस हैज टू ब्रेक, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा प्लेस अप टू इनफाइनाइट अपार्ट सो दैट वो दोबारा कंबाइन न्यूक्लियस कंबाइन ना होके दोबारा न्यूक्लियस ना बना, न्यूट्रॉन कंबाइन होके न्यूक्लियस ना। तो बाइंडिंग एनर्जी बोलते हुए इस बात का ध्यान रखना है, लिखना इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to remove, it is the energy required to remove a satellite from its orbit, and place it infinite distance apart so that it will not come back to the same orbit. बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखा? बाइंडिंग एनर्जी को मैंने क्या लिख दिया? अपोजिट ऑफ क्या? अपोजिट ऑफ टोटल एनर्जीज। तो क्या बन गया बेटा ये? सॉरी, तो जी एम अपॉन प्लस का माइनस का, आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट डिपेंड की सिचुएशन क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी। बस लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट ये था। नहीं अब जो बताना बस वो लास्ट। ध्यान रखना, अगर वो बाइंडिंग एनर्जी दे एग्जाम में तो माइनस उड़ाना है, अगर वो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लिखे तो माइनस है। ठीक है, गुड आई एम राइटिंग, ये तुमने 9th में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा तुमने भी तो पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, अब तो बता दो। दो ऑब्जेक्ट के बीच जिसके अंदर सर मैग्नेट के शाबाश, आसपास की लाइंस मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस। फील्ड्स होती हैं, जिसको अट्रैक्ट अरे जितनी रेंज होती है मैग्नेट वो अट्रैक्ट करने की रेंज किसी भी होती है। सोर्स के चारों तरफ रोड रीजन जहाँ तक उसका असर महसूस हो। ठीक है, जैसे हमने कहा सब पीछे बिल्डिंग है, वो रोड के उस पर उसकी छत पे हीटर चल रहा है, हाथ सेक लो जाके साथ,
साथ में वहीं से सेकेंड नहीं आई हीट, फिर वो आगे गया, फिर वो और आगे गया। अल्टीमेटली देयर इज सर्टेन रीजन जहाँ से हीट फील होना शुरू हो जाएगी, तो वो उसकी हीटिंग फील्ड है। सिमिलरली मैग्नेट है, जहाँ उसका असर महसूस हो वो मैग्नेटिक। सिंपल है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो तो ठीक है, हमने वर्चुअली इसको हमने इमेजिन कर लिया, बट टू हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली उसको देखते हैं। पहले एक लाइन लिख दो, इट इज द रीजन और स्पेस इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी, माइंड इट, क्योंकि ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो मास बोलना कंपल्सरी है। That is the reason. रीजन और स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी in which its effect can be observed या felt, in which its effect can be felt, F-E-L-T, felt के आगे इंग्लिश लिख दो observed, यानी इसका असर महसूस हो। Its effect can be felt or observed। जरा देखना भाई, मैंने कहा भाई एक चार्ज है, इसकी फील्ड पता करनी है, जरा देखो इसमें कहने का अंदाज क्या है। इसमें ये एक चार्ज है स्थान, तो कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे इसका असर जानना है, कैसे जानूं कहाँ तक इसकी इफेक्ट है। तो हमने क्या करा, हेलो कॉमेडियन, ये मेरे पास एक चार्ज है, इसका असर जानना मुझे कहाँ तक है। तो बेटा किसी भी चीज का असर जानने के लिए ये सोर्स है, तो आपको एक टेस्ट लाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो ना आज बहुत गर्मी है, तो इसका मतलब सोर्स कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है जिस पे असर हो रहा है। बिना टेस्ट के आप किसी सोर्स की प्रेजेंस को नहीं बता सकते। जैसे मैं पूछूं आपसे इस कमरे में लाइट है, तो उसका एक डेफिनेट आंसर है, मैं तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा इस कमरे में लाइट है, तुम में से बच्चे बोल रहे क्योंकि हमें दिख रहा है, नहीं, इसका आंसर क्या है, शेडो। अगर सोर्स है तो शेडो, लाइट का सोर्स है तो शेडो होगी, तो शेडो कब है यानी लाइट है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो टेस्ट है और दूसरा कौन है, सोर्स है। तो इसका मतलब सोर्स की प्रेजेंस बिना टेस्ट ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकती। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मास रखा, ये मैंने मास रख दिया, नाम क्या है मास का, एक बड़ा सा एम है यहाँ पर, मुझे इसकी फील्ड देखनी थी, इसने क्या करा, इसको अट्रैक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ रखा, फिर मैंने वहां रखा, फिर वहां रखा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा पास कर, कहाँ पे तुम्हें लग रहा है अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, पास में क्या दूर, ठीक है। मैं चार्ज बोल रहा था, चार्ज ही लेता है, चार्ज, ये भी कैसा चार्ज है, रिपेल कर दिया, यहाँ भी क्या करेगा, रिपल्शन, 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 सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा, सर नीचे वाला जो सबसे पास है। सबसे पास में, सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है सबसे पास, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात मैंने देखी, मैं चार्ज के टर्म में बोल रहा हूँ बेटा, इसकी यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या इसकी फील्ड यहाँ नहीं है, तब भी है, ठीक है। तो मैंने कहा जब मैंने इसकी फील्ड ये यहाँ नहीं था तो मैंने मान ली कितनी है बेटा, ऐसी मान ली लगा, मैंने एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे रखा, नन्ना सा, जैसे ही नन्ना सा चार्ज यहाँ पे आया, इसकी फील्ड मुझे मिली कितनी, क्योंकि इसने भी अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर दी। अगर मैं इस चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, तो इसका असर क्या होता जाएगा, इसका असर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ गया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरा चार्ज ग्रो कर रहा है, इसका असर कम होता जा रहा है, अच्छा अच्छा। तो इसका रियल असर वहां पे कब होगा, इसका यहाँ पर रियल असर कब मिलेगा, जब ये वाला चार्ज छोटे से छोटा होगा, सिंपल सी बात। सुन ली मेरी बात सब ने, फोर्स ज्यादा होगा जब चार्ज कम होगा। नहीं, फोर्स तो खैर हमने डिसाइड कर ली, वो तो डिस्टेंस के ऊपर, वो तो हमने डिसाइड कर ली, लेकिन इस चार्ज के बढ़ने घटने से भी इसका असर कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या पाया कि ये जो फील्ड है ना, ये डिपेंड कर रही है कि फोर्स कितनी है, वो तो हमने सबने कंफर्म कर दिया कि जितना पास होंगे उतनी फोर्स ज्यादा होगी, सबने कंफर्म कर दिया। लेकिन दोबारा में तुमने क्या बोला फील्ड के लिए, कि जितना मेरा चार्ज छोटा होगा उतना फील्ड का आंसर एग्जैक्ट ये बड़ा आएगा। तुमने बोला ना ये बात, जितना ये वाला चार्ज क्या होगा, छोटा, उतना इसका आंसर क्या होगा, रियल, बड़ा आंसर, रियल आंसर है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर इस चीज को इस तरह से। अब जरा इसी चीज को देखो मैं किस तरह से मास में कन्वर्ट करो बेटा। ये मेरे पास एक सोर्स है विच इज अ मास, इसकी फील्ड पता करनी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक टेस्ट मास रख दिया, इसने क्या करा, उसे अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होगा, पास में, तो हमने कहा भी फोर्स भी कहाँ ज्यादा होगी, पास में, तो फील्ड भी वही ज्यादा है जहाँ फोर्स ज्यादा है, ठीक है। एक बात मैंने कहा जी इसका असर पता करने को, ठीक है, ये खींच लेगा, तो किसकी फील्ड हुई, इसकी फील्ड हुई, क्योंकि इसने खींचा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, तो असर इसी का आएगा। तो मैंने कहा भाई इस मास को वो, इस मास से वो मास पुल हो रहा है, तो मैं इसका असर निकाल, क्लियर है इतनी बात। तो मैंने कहा भाई जहां फोर्स ज्यादा होगी, मैंने कहा फोर्स यहाँ भी ज्यादा है, वहां कम है, तो मैंने इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट है। एक बात तो डिस्टेंस से कंफर्म होगी जो कि फोर्स की शक्ल में आ गई। दूसरा मैंने कहा जितना ये मास छोटा होता जाएगा उतना इसका आंसर एग्जैक्ट होता जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्ट कब होगा, जब ये कितना होगा, 1।
एग्जैक्टली 1, क्योंकि 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आंसर चेंज नहीं होता। इसीलिए हमारी एक चीज इंट्रोड्यूस होती है, यूनिट मास, यूनिट चार्ज, यूनिट ये, इससे एग्जैक्ट आंसर्स बनते हैं। इसलिए डेफिनेशन के लिए इनको चूज किया गया है। क्यों चूज किया गया है? तुम्हारे सामने रीजन है आज कि 1 क्यों बोला जाता है, यूनिट क्यों बोला जाता है, उसके पीछे ये कॉज है कि वो चीज अपने आप में पूरी उतरती है। चलो मैंने भी कहा यहाँ पर, दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रही है और डायरेक्टली किस पे? मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला बन गया फोर्स अपॉन मास, एट विच द इफेक्ट इज काउंटिंग, जिस पे इफेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा लिखना इसको जरा। ठीक है, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, लिखना बेटा। रेडी? ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट around a material body is defined as the ratio of force to the mass placed at that point, to the mass placed at that point, provided the test mass is very small, so that it will not affect the field of material body. ठीक है, मैं सोर्स बॉडी बोल सकता हूँ, मटेरियल बॉडी को। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये मटेरियल बॉडी है, ये सोर्स बॉडी है। इस सोर्स बॉडी की फील्ड में एक पॉइंट पे मुझे डिफाइन करना था, तो मैंने ये पॉइंट चूज करा कि इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो होगी क्या, इस सोर्स के बीच में इसके साथ कितनी फोर्स है अपॉन इसका मास कितना है। कंडीशन क्या डाली कि जितना छोटा है उतना ही एग्जैक्ट आंसर अच्छा है। ये लिखवाया मैंने आपको एग्जैक्ट। ठीक है, जरा देखना क्या बन गया बेटा, इसकी यूनिट बताइए हीरो, इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट बता। ओ भाई तो हमने क्या करा बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये डेफिनेशन हमने लिखी। ठीक है, लिख दो इसे, जरा देखो एमसीक्यू कैसे ट्विस्ट होगा इसके भाई। ये क्या कहते हैं असंटू, हम यहाँ पर है इस पॉइंट के ऊपर है जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है जरा बता। सुन रहे हो ना तुम्हारी बात? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट दिस पॉइंट? कम होगी सर जो नीचे जी उससे तो। वेरी स्मार्ट। आगे अरे सरफेस पे कितनी होती है, जी इज इक्वल टू कितनी होती है, जी एम अपॉन, अरे तो जी डैश कितनी होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हद है, तभी तो मैंने आर मार्क करा तुम्हारी आसानी के लिए, तुम बोल दो डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, चलो अगर मैं इस डायग्राम को यूं बना दूं बेटा, ऐसे बना दूं तो क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगी? ये देखना मैंने बना दिया, ये मैंने बात जानबूझ के बोली है ताकि मैं तुमसे अगला क्वेश्चन पूछ सकूं। ठीक है बेटा, ये मेरे पास अर्थ है, तैयारी सी अर्थ, और इस पॉइंट पी पर एक मास रखा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना आर है, इसका मास है। मैंने दोनों के बीच की फोर्स निकाल दी, बताना क्या होगी, जी इक्वेशन 1, बड़ा आसान है। फिर मैंने क्या करा, डिवाइड, इस मास को नीचे लिख दिया, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, जी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बेटा हम तो जानते हैं कि फोर्स अपॉन मास क्या होता है, हमने अभी भी पढ़ा, फील्ड होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, देयरफॉर फील्ड इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, Gm upon r square। ये ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दी मैंने। सुन ले तुमने मेरी बात?
पक्का? सब देखो इधर क्या कह रहा है। इसने मेरी बात सुन ली, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू g अपॉन r स्क्वायर। पोटेंशियल में क्या होता है g अपॉन r, तो वो तो जी की उसमें क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी में माइनस g अपॉन r, स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर से नहीं आता। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट? ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट क्या है? न्यूटन पर की किसकी? और यहाँ से अच्छा ठीक है भाई, ये कहीं तुमने सुना है अभी थोड़ी देर पहले? क्या था ये g अपॉन r स्क्वायर? g था g। इस पॉइंट पे जो g की वैल्यू है, इस पॉइंट पे g की वैल्यू क्या है? कितनी तो तुमने लिख दिया we have या we know कि हमारे पास जो d वो g डैश होता है दैट इज g अपॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया? e इज इक्वल टू क्या है? किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटी है वही उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड है। तुमने प्रूव करा, मैंने थोड़ी करा। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की तुमसे यूनिट पूछे, ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, प्रोग्राम मीटर स्क्वायर, और अगली मैंने लिख दी न्यूटन पर सेकंड। तो मीटर किसको पर करोगे? सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट है, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड को तुमने प्रूव करा न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। याद रखोगे? मेरे मुंह से नहीं करो, याद रखो बेटा।